मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। इलाहाबाद के भागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश मनान खाने के एक कमरे से पंखे से लटकी हुई मिली है। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। इस मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द दानंद गिरी को गिरफ्तार करने के बाद बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। आनंद गिरी के खिलाफ दफा 306 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आनंद गिरी के मुताबिक उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शाम 5:30 बजे के करीब महंत नरेंद्र गिरी का मौत का बागंबरी मठ को पता चला। मठ में महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्दों ने उनकी लाश पंखे से उतारी। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 100 सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। 8 सफहात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम है। इस षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार। ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और जो अभियुक्त होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है, ये जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और अभियुक्त को उचित दंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुश्ताक कामिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, नरेंद्र गिरी के खुदकुशी मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, सुसाइड नोट भी मिला है। मुश्ताक, मुनज़्ज़ा, आप सही कह रही हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की जो खुदकुशी या जिस तरह मुश्तबा हालत में जो उनकी मौत हुई है, उनकी मौत को लेकर के तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं। खास तौर से जो सुसाइड नोट है और उस नोट में जो नाम है लोगों के, उसको लेकर के काफी यहाँ पर उस पर सवाल उठ रहे हैं। आनंद गिरी जो महंत नरेंद्र गिरी के खास शागिर्द हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सुसाइड नोट में 2 और लोगों का जिक्र है जो लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। उनमें एक है आधानंद तिवारी और संदीप तिवारी। इन दोनों को भी पुलिस ने कल
देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से जो सुसाइड नोट में 3 लोगों का जिक्र है, जिसके बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने ये कहा था कि ये परेशान कर रहे हैं या इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिनकी वजह से ये ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। तो आद्या तिवारी को, संदीप तिवारी और आनंद गिरी को, ये तीनों लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है इस सिलसिले में कि जो सुसाइड नोट में जो इल्जामात महंत नरेंद्र गिरी ने इन पर लगाए हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। और इस बात की भी जांच की जा रही है कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी करने पर वो किस तरह से वो मजबूर हुए, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत साफ लिखी है अपने सुसाइड नोट में कि वो इज्जत से जिंदगी वो गुजारते आए हैं, लेकिन अब उनकी जो तौहीन की जा रही है, मठ के अंदर उनकी बेइज्जती की जा रही है। तो अब पूरी जिंदगी उन्होंने इज्जत से गुजारी है, तो अब वो उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो कौन लोग थे जो मठ में उनका अपमान कर रहे थे, उनकी तौहीन कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थे, काफी आहत थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने खुदकुशी करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। तो पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जांच जारी है, हर पहलू से इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है। मुश्ताक आमिर ये भी बताए, क्या अखाड़ा परिषद में इससे पहले भी कोई इस तरह का वाकया पेश आया है? मुनज़्ज़ा, मैं बता दूं कि अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं और निरंजनी अखाड़ा वो अखाड़ा है जिसमें 2 साल के अंदर 2 बड़े लोगों की मौतें हुई हैं। निरंजनी अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले महंत आशीष गिरी की 2 साल पहले मौत हो गई थी और उनकी भी मौत भी इसी मशकूक हालत में हुई थी। ये कहा गया था उन्होंने खुदकुशी की है, सुसाइड की है, लेकिन ये मामला आज तक नहीं सुलझ पाया। 2 साल पहले यहाँ के दारागंज का जो मठ है वहाँ महंत आशीष गिरी ने खुदकुशी की थी। उसके 2 साल बाद उसी निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी की जो है इस तरह से मौत हो जाती है। तो निरंजनी अखाड़े में इस तरह की जो मौत है और इससे पहले भी कई अमवात हुई हैं, तो ये पुराना एक रिकॉर्ड रहा है इस तरह की मशकूक हालत में लोगों की मौत होने का। क्योंकि मठों के पास जायदाद बहुत बड़ी तादाद में होती है, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास वसाइल होते हैं और इसको लेकर के अक्सर मठों के अंदर, शागिर्दों के अंदर या गुरुओं के दरमियान में इस तरह के इख्तलाफात देखने में आते हैं, जो कभी कभी तशद्दुद की शक्ल में, कत्ल की शक्ल में या किसी और जुर्म की शक्ल में सामने आते हैं। तो जो बाघंबरी मठ है इलाहाबाद का, उसके पास भी बहुत काफी जमीन जायदाद बताई जाती है। सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि हरिद्वार में भी और मथुरा में भी और मुल्क के और जगहों पर बड़ी बड़ी इनकी जायदाद है, बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ पर लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से जमीन जायदाद का मामला भी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी एक एंगल हो सकता है। बिल्कुल, कई एंगल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का एंगल हो सकता है। और क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का मामला पेश आया है लेकिन कोई हल नहीं निकल आया है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जांच होगी और सही तरह से होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर भी जो है लोग काउंट कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले पर ध्यान दे और साफ शफाफ इस मामले में जांच हो। मुश्ताक आमिर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, महंत के मौत के मामले को लेकर के लखनऊ में किस तरह के असरात होंगे, ये बताएं। हाँ, देखिए, जाहिर है कि एक बड़ा मामला है और इसमें जिस अंदाज से अब तहकीक की सिलसिला, तफ्तीशी सिलसिला शुरू हुआ है, उसने मजीद इसको पेचीदा जरूर किया है। तो मैं बता दूं आपको कि चाहे वो DIG हो, IG हो, सब लोगों ने इसमें अपने राय का इजहार किया है, लेकिन मुख्तलिफ हवाले और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। बिलखुसूस उस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पुलिस के पास है, लेकिन जिसको अभी तक वायरल नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया था जो कि पुलिस ने जिसे जब्त कर लिया है। तो देखिए, वो वीडियो बहुत बड़ा कोई मतलब इंकशाफ जाहिर कर सकता है, उससे बहुत सी चीजें मुनकशिफ हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। नरेंद्र गिरी का जो हल्का है वो बहुत बड़ा था, उनके चाहे फॉलोअर्स का हो, उनसे अकीदत रखने वाले लोग हों या उनके शागिर्दों का हो। और देखिए, ये जो मामला है इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, ताहम अभी तक किसी भी तरह की कोई वजाहत ना ऑफिशियल सतह पर हमारे पास नहीं है कि ये कहा जाता है कि इस वजह से सुसाइड की गई है या ये सुसाइड है भी या नहीं है। ताहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर
बहुत कुछ मुनासिब रहेगा, जिसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन बिल्कुल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से काफी कुछ जो है खुलासा हो सकता है। तारिक कमर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते, राजस्थान की सियासत में किसी तरह के उबाल की सूरत हाल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। खबर के मुताबिक राजस्थान के सीएम नहीं बदले जाएंगे। गुज़िश्ता रोज सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की थी और काबीना की तौसीह समेत पार्टी को मजबूत करने पर बातचीत हुई। 2 दिन पहले सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। जराये की माने तो सचिन पायलट के खेमे से अरकान असेंबली को काबीना में शामिल किया जाएगा। कल शाम 4 बजे अशोक गहलोत की सदारत में काबीना की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सभी उलझे हुए मसाइल को हल करने की कोशिश होगी। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, जो माना जा रहा था कि राजस्थान की हुकूमत में भी जो है उथल पुथल देखने को मिल सकती है, कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अब उन तमाम तर बातों पर रोक लग चुकी है। जी मुनज़्ज़ा, लेकिन ये जो रोड मैप है कि कैसे विस्तार होना है वो करीब करीब तय है। जो अटकलें थी वो अब करीब करीब सच होने वाली है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन वो जब तक मुख्यमंत्री ठीक नहीं हो जाते, अभी बीमार चल रहे हैं, अस्वस्थ हैं, तो उसके बाद होगा। और इस बारे में खुद जो राजस्थान के प्रभारी हैं अजय माकन, वो कह चुके हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक होती है, अस्वस्थ, जब वो काम पे लौटेंगे, उसके बाद कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। हमें कब और क्या क्या करना है, ये सब चीजें तय हैं जी। अभी वहाँ पे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी होनी है, तो वो काम भी प्रोसेस में है। वो सब चीजें प्रोसेस में चल रही हैं। जैसे ही बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री ठीक हो, वापस वो ऑफिस में आए, उसके बाद तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी। और राजस्थान को लेकर जो अटकलें थी कि सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, उनके समर्थकों की क्या भूमिका होगी, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल अशरफ काजमी, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीरवा के पांजस में आसमानी बिजली गिरने से एक 30 साला नौजवान की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। पांजस इलाके में उस वक्त कयामत बर्पा हुई जब एक ही घर के कई अफराद अपने खेत में धान की फसल काटने में मसरूफ थे। अचानक शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी, जिसकी जद में 4 अफराद आए, जिनमें 30 साला गुलजार अहमद खान की मौत वाक़ई हुई और 3 दीगर जख्मी हो गए। गुलजार को अगरचे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम लाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जख्मियों में से एक खातून को मागाम अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। 2 दीगर भी मामूली जख्मी हो गए थे। गुलजार की लाश जूं ही अपने आबाई घर पांजस पहुंचाई गई, वहां सफ़े मातम बिछ गई। गुलजार को बाद में पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। इस आसमानी आफत पर हर तरफ अफसोस का इजहार किया गया। हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो जख्मी हुए उनकी हालत अब कैसी है? देखिए मुनज़्ज़ा, अभी हमने पता किया है जिस जख्मी को कल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, अभी उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। और इसके साथ साथ 2 दीगर जो जख्मी हुए थे उन्हें कल ही मागाम हॉस्पिटल से और इलाज मुआवजा करके उनके घर वापस रवाना किया गया था। और साथ ही जिसकी मौत वाक़ा हुई है वो नौजवान था, 30 साला नौजवान जो गुलजार अहमद थे। तो जो ही कल आज कश्मीर में जो शाली काटने का सीजन है, मौसम है और शाली की फसल काटने की, तो उस सिलसिले में तमाम लोग जो है वो इसी में मसरूफ अमल होते हैं। और साथ ही जब अचानक कल मौसम खराब हुआ है, मौसम में तब्दीली आई है और इसके दौरान बारिशें भी हुई है और साथ ही जब आसमानी बिजली गिरने लगी है, तो इस दौरान ये अपनी खेत में ये काम कर रहे थे, शाली काट रहे थे, तो इसी दौरान ये आसमानी बिजली गिरी है और इसमें ये 3-4 लोग जो है वो इसमें उसके जद में आ गए हैं। और बताया जाता है कि जो गुलजार अहमद है उसकी मौत वहीं पे हुई है, क्योंकि वो शदीद तौर पे जख्मी हुए थे। जो ही अस्पताल पहुंचाया गया उन्हें, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया है। इलाके में इस खबर से सफ़े मातम बिछ गई। मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, UNGA के सरबराही इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर के रोज इराक, नॉर्वे और बरतानिया के सफीरों से बातचीत की। उन्होंने इराक के वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन, नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एने एरिक्सन, बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा से बातचीत की। ट्रस्ट से मिलने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, तिजारती पहलू में बरतानिया की शिराकत की तारीफ की। अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक में पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया। बाहमी मफाद में क्वारंटीन के मसले को जल्द हल करने पर जोर दिया।
वहीं हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा बातचीत 24 सितंबर को होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और पीएम मोदी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में दो तरफा बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका क्वाड लीडरों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जैसे ममालिक शरीक होंगे। इस इजलास में अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर बातचीत होगी। पीएम मोदी 23 सितंबर को सबसे पहले अपने जामिया स्ट्रैटेजिक शराकतदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग दो तरफा मुलाकातें करेंगे। शैलेंद्र हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अमेरिका के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी व्हाइट हाउस में, ये होगी मुलाकात, काफी अहम है ये। बिल्कुल, इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से एक ब्रीफिंग भी की गई है, जिसमें साफ किया गया है ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इन पर्सन पहली मुलाकात होगी शुक्रवार को। और ये मुलाकात जो है उसी दिन हो रही है जिस दिन क्वाड सम्मेलन भी रखा गया है। और माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और व्हाइट हाउस ने इस बात को लेकर भी क्लियर किया है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर बातचीत तो होगी ही, और वहीं जो दोनों देशों का जो कॉमन एनिमी है यानी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पर भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच में। कोविड-19 भी एक अहम मुद्दा रहेगा इस बातचीत के दौरान। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कल रवाना होंगे अमेरिका के लिए, और ये दौरा जो है ये कोविड टाइम्स के बाद पहला ये दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, जो बड़ा दौरा है। इससे पहले वो बांग्लादेश गए थे पिछले साल के अंत में। तो जाहिर तौर पर इस दौरे से काफी उम्मीद की जा रही है, न सिर्फ बाइडेन से बल्कि क्वाड के और जो दो मेंबर्स उनके साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। कई बायलैटरल्स भी होंगी और प्रधानमंत्री मोदी यूएनजे को भी एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, क्वाड ममालिक की मुलाकात होने जा रही है व्हाइट हाउस में, काफी अहम। जिस तरह की सूरत हाल पूरी दुनिया में अभी हो रखे हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, तो काफी अहम ये मुलाकात होने वाली है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे, मोहम्मद शफी वानी और वसीम अहमद डार के घर पर एनआईए का छापा। मोहम्मद शफी वानी और उनके बेटे रईस को गिरफ्तार किया गया है। सेलफोन जब्त कर लिए गए हैं। वसीम अहमद को 29 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद वसीम को रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। एनआईए के छापे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। मोहम्मद शफी वानी और वसीम अहमद डार के घर पर एनआईए ने छापा मारा है। मोहम्मद शफी वानी और उनके बेटे रईस को गिरफ्तार किया गया है। सेलफोन भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि वसीम अहमद को 29 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आज से आरएसएस चीफ मोहन भागवत मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। मोहन भागवत आज और कल इंदौर में रहेंगे। यहां आरएसएस सरबराह, हुकूमत और तंजीम का जायजा लेंगे। हमारे नुमाइंदे अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, मोहन भागवत का मध्य प्रदेश 2 रोजा दौरा है, ऐसे में उनका शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मोहन भागवत सुबह 6:45 बजे इंदौर पहुंच गए हैं। इंदौर में जो संघ का कार्यालय अर्चना, वहां पर वो रुके हुए हैं और 2 दिनों तक वो यहाँ पर रहेंगे। इस दौरान वो समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट काम किया है, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। शिक्षाविदों से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो नए उद्यमी हैं, जिन्होंने नए स्टार्टअप शुरू किए हैं, ऐसे युवाओं से वो मुलाकात करेंगे। 2 दिनों तक उनका एक पूरा प्रवास रहेगा। हालांकि कोरोना काल के चलते ये दौरा रहने वाला है, ऐसे में तंजीम, आरएसएस और हुकूमत का जायजा लेंगे मोहन भागवत। बेहद शुक्रिया अरुण आपका। दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों टेरर मॉड्यूल का इंकिशाफ करते हुए कई गिरफ्तारियां अमल में लाई थी। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन से पूछताछ में सामने आया है कि उनके निशाने पर बिहार के कई रेलवे स्टेशन और ट्रैक थे। आरडीएक्स का इस्तेमाल करके धमाके की साजिश की जा रही थी, जिसके पेश नजर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आरपीएफ ने बिहार के 13 अजला में हाई अलर्ट जारी किया है। आरपीएफ के अलर्ट में मरकजी रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी पर खसूसी नजर रखने की हिदायत जारी की गई हैं। पटना से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से पटना में अलर्ट जारी किया गया है। अमित,
देखिए, निश्चित तौर पे आरपीएफ के द्वारा जो सूचना मिली थी, दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध आईएसआई के एजेंट को जब दिल्ली में गिरफ्तार किया, तो उसके बाद उन लोगों से जो इनपुट मिली, उसके आधार पर 13 जिलों को जो है अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत ये 13 जिले हैं जहां पे अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल इस अलर्ट को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल जो है वो काफी चौकस है। जगह जगह पे छानबीन जांच जो है जांच पड़ताल किया जा रहा है। यात्रियों से भी रेलवे ने अपील की है कि कहीं आपको कोई संदिग्ध वस्तु व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तत्काल रेल पुलिस बल को दे, ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। और ऐसे जो नापाक मंसूबे पाले लोग रखे हैं, उनकी नापाक मंसूबे को फेल किया जा सके। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।